ग्रोथ में रोल प्ले करता है, पार्थिनोकार्पी में, एपोमिक्सिस में। पार्थिनोकार्पी और एपोमिक्सिस बेटा डिफाइन करो। Parthenocarpy is a formation of fruit without fertilization due to the activity of haploid cell. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ हैप्लॉइड सेल कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। और एपोमिक्सिस क्या है? Formation of fruit without fertilization due to activity of diploid cell. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ डिप्लॉइड सेल कॉल्ड एपोमिक्सिस। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एपोमिक्सिस। चलिए, उसके बाद आ जाए फिर और क्या बात की थी आपसे? गिबरेलिंस का रोल बताया था, एब्सिसिक एसिड का रोल बताया था, प्रोमोट्स ऑक्सीजन जोन मैचुरेशन। इसके अलावा and it inhibits transpiration at high temperature. ठीक है, इनहिबिट्स ट्रांसपिरेशन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, 3 प्लांट हार्मोन्स आपको बता दिए। चौथा प्लांट हार्मोन बताने जा रहा हूं और वो आपके पास है साइटोकाइनेन। ठीक है, चौथा प्लांट हार्मोन है आपके पास साइटोकाइनेन। देखिए, इट प्रमोट्स ग्रोथ इन अ प्लांट ठीक है, अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर। सेनिसेंस, सेनिसेंस कहते हैं ओल्ड एज को। ठीक है, ये सेनिसेंस को क्या करता है? ये सेनिसेंस को डिले करता है। इट डिलेस सेनिसेंस। सेनिसेंस कहलाती है एजिंग या ओल्ड एज। ठीक है, सेनिसेंस कहलाती है ओल्ड एज। इसको ये जो है डिले करता है। ठीक है, सेनेसेंस या ओल्ड एज डिले करता है। ठीक है, ये साइटोकाइनेन का आपके पास स्कोर। पौधा भी जारी बात है बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो पौधे के अंदर जो भी एजिंग प्रोसेस है, पौधे की बूढ़े होने वो उसको डिले करे। दूसरे लफ्जों में सेलुलर लाइफ जो है वो अगर कोई भी सब्सटेंस बढ़ा दे, सेल्स की लाइफ बढ़ा दे, तो हम उसके बारे में कमेंट करते हैं कि वो दरअसल एजिंग को डिले करते हैं। अच्छा, साइटोकाइनेन दरअसल मिला किधर है? ये आमतौर पे मिलता है कोकोनट मिल्क के अंदर। नारियल का जो पानी होता है उसके अंदर साइटोकाइनेंस देखे गए। ठीक है, और इसकी अहमियत इसी हिसाब से बहुत ज्यादा है, एक्चुअली डिलेस द एजिंग। चलिए, चौथा प्लांट हार्मोन। इसके बाद आइए पांचवा प्लांट हार्मोन जो है वो है आपके पास इथीन। ठीक है, पांचवा प्लांट हार्मोन है आपके पास और वो है इथीन। जो आपने केमिस्ट्री के अंदर इथीन पढ़ी है, C2H4, ये वही इथीन है। और आपको मैं इस तरह से ये चीज याद करवाऊं कि अक्सर मैंगो के जो बॉक्सेज होते हैं, ठीक है, आम के जो बॉक्स होते हैं, उसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस रखा हुआ होता है टू प्रमोट द राइपनिंग ऑफ मैंगोस,
ताकि मैंगोज जो है वो जल्दी राइपन हो जाएं, मैंगोज जो है वो जल्दी पक जाएं। जो केमिकल सब्सटेंस मैंगो के बॉक्सेस में रखा हुआ होता है उसमें से इथीन ही रिलीज हो रही होती है, जो क्या करता है, जो क्लोरोफिल को ब्रेक कर देता है। जो क्लोरोफिल ग्रीन कलर ब्रेक हो जाता है तो जो दूसरे पिगमेंट्स होते हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, लगता है कि हाँ भाई ये चीज पक गई। और पौधों के अंदर नेचुरली ये इथीन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इथीन का एज सच काम के प्रमोट्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इट प्रमोट्स द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ये फ्रूट की राइपनिंग है उसके अंदर रोल प्ले करता है। ठीक है, ये फ्रूट की राइपनिंग में रोल प्ले करता है। अच्छा, और क्या इसके अलावा इफेक्ट है? दिस ऑल्सो प्रमोट्स ग्रोथ, को भी प्रमोट करता है। अगर कोई चीज आपको हरी नजर आ रही है तो ये दूसरे पिगमेंट्स उस क्लोरोफिल की वजह से मास्क हो जाते हैं, छुप जाते हैं। लेकिन अगर क्लोरोफिल को तोड़ दिया जाए तो वो दूसरे पिगमेंट्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट प्लांट हार्मोन्स। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए कि आपकी किताब में फ्लोरेजेंस का नाम नहीं दिया गया है। फ्लोरेजेंस दरअसल ऑक्सिन जो होता है उसी की टाइप्स में आता है। ठीक है, फ्लोरेजिन जो है प्लांट हार्मोन है, वो ऑक्सिन की टाइप में आता है और वो फ्लावर प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। ठीक है, तो बहरहाल आपकी किताब में यहाँ पे नहीं दिया गया, जबकि आपके चैप्टर 4 जो है उसके अंदर फोटो पीरियोडिज्म का जो टॉपिक है उसमें फ्लावर प्रोडक्शन की बात की गई है, तो फिर वहां पे हल्का फुल्का फ्लोरेजेंस का नाम लिया गया है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर व्हाट आर फ्लोरेजेंस, तो वो भी प्लांट हार्मोन है, उसको भी यहाँ पे शामिल करना चाहिए था। लेकिन मे भी किताब वालों ने इसलिए लिखा जो दे आर एक्चुअली सम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब चलें कर लें, नोट कर लें इसको। अच्छा, एक चीज और है कि एब्सिस जब पत्ते के गिराने को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, लीफ फॉल को प्रमोट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये दरअसल सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा है।
चलें, प्लांट हार्मोन्स के बारे में आपसे बात हो गई। अच्छा, बॉटनी का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छा, छोटी सी एक दो बातें कर लूँ आप लोगों से। देखिए, आमतौर पे बेटा मिड टर्म्स में जो हमारे पास चैप्टर्स मैं हर साल देता रहा हूँ, वो देता रहा हूँ मैं चैप्टर 6, 7, 8 और 1, 2 और 3 का कुछ पार्ट, 3 का आधा पार्ट यानी नर्वस सिस्टम। और मिड टर्म होते कब थे? मिड टर्म होते थे तकरीबन 10 दिसंबर को, ठीक है। कोरोना की वजह से अभी तक देखें आपके मिड टर्म्स नहीं हुए, तो आगे देखें जहन में आप यही रख के बैठे हैं, ठीक है, तो ही प्रिपरेशन होती है एग्जाम्स की कि हाँ एक हफ्ते के बाद आपकी मिड टर्म है। जहन में सोचें, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है मिड टर्म कब है, ठीक है, कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है। इससे मैं आपको मेंटली जो है वो एक्टिव करने के लिए बात कह रहा हूँ, नथिंग एल्स, ठीक है। क्योंकि आप देखें 10 दिसंबर और अब आज तारीख है 18 जनवरी। मैं कोर्स की स्पीड के हवाले से बेटा बात कर रहा हूँ। कोर्स की स्पीड में आपने चैप्टर 3 कर लिया एंडोक्रिनोलॉजी, तो जब मिड टर्म होते थे तो तकरीबन मिड टर्म के साथ तकरीबन इसी तारीख को 18-20 के करीब जो है वो ये चैप्टर 3 खत्म होता था। हर साल की बात होता है, ठीक है। तो पीछे हैं लेकिन इतने पीछे नहीं है, ठीक है। यानी कि वो स्लॉट जो 12 दिन की, तकरीबन 12-15 दिन की जो मिड टर्म में जाती थी, दौरान क्लासेस नहीं होती थी, तो वो टाइम पीरियड में हम पीछे हैं बायो के हवाले से। और इतना शायद इस वजह से है कि बीच में आपकी क्लासेस वगैरह भी कम टाइम पीरियड में लगी हैं, क्या है, ठीक है। लेकिन नो नीड टू वरी एट ऑल। तो आप सबसे कह रहा हूँ, देखिए जिस चीज की तरफ से मैं कतई धोखे में नहीं हूँ, एक बात बता दूं आपको, याद नहीं, इतना मैं आपको बता दूं। मैंने आपके बाल धूप में सफेद नहीं किए, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, आपको याद नहीं। आपको बड़ा अच्छा लगता होगा, मैं क्लास में 2 बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को रोज मैं उससे सवालात कर रहा हूँ और उससे पूछ के बड़ा खुश हो रहा हूँ कि हाँ भाई बच्चों को याद है, सबका इमेज वही ले रहा हूँ। मैं बता दूं आपको, मैंने बाल अपने धूप में सफेद नहीं किए, ठीक है। मैं एक एक बच्चे की रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे पेरेंट्स अप्रोच करते रहे हैं, बताते रहे हैं कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, घर में बैठे ऑनलाइन में कनेक्ट करके चले जाते हैं, ठीक है। मैं आपकी क्लास के हवाले से ही पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं कतई धोखे में नहीं हूँ। देखें, बशरी तकाजा है, अब सही हो जाए, पढ़ने की तरफ आ जाए। जो भी आपको टाइम पीरियड बेटा मिल रहा है, ठीक है, कोविड की जो भी सिचुएशन है, एक बात तो तय है कि हमें कोविड के साथ जिंदा रहना आ गया, ठीक है। कोविड के साथ हमें जिंदा रहना आ गया कि हमें ये पता चले कि हाँ भाई कि फला को कोविड हो गया, फला को कोविड हो गया, तो अब वो स्ट्रेस नहीं है जो क्या कहते हैं कि जो पहले थी, अब हमें उसे मैनेज करना आ गया, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, पढ़ने की तरफ बेटा आ जाएं। जो आप लोगों के ऊपर बैठे हुए लोग, उनको बिल्कुल ये ख्याल नहीं होता कि कब डेट्स देनी है आपके एग्जाम्स की, खासतौर पे मेडिकल स्टूडेंट्स वालों की, वो दे देते हैं। लास्ट ईयर सारी हमने क्लासेस ऑनलाइन ली हैं एप्टीट्यूड वगैरह की, और आप देखें वो बच्चे एनईडी में बैठे हुए, उनकी क्लासेस वहाँ पे हो रही हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कुछ नहीं। अपने टाइम पे एनईडी का एग्जाम हुआ है, अपने टाइम पे डीएचएम गेट हुआ है, और वो अपनी अपनी जगह पे मौजूद है, ठीक है। अभी जनरल मेडिकल के एग्जाम में जो वो है एडमिशन जो है वो डिले है, वो तो हर साल ही किसी न किसी से डिले हो ही जाते हैं, लेकिन आपने अपनी प्रिपरेशन फुल रखनी है, आपने गड़बड़ नहीं करनी। कोई ये कहे कि हमारे इंटर बोर्ड के एग्जाम्स होंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन आपको उससे क्या लेना देना? आपका 40-50% वेटेज वो इंटर बोर्ड वो कवर कर रहा है,
आपको पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ याद रखिए आपको पढ़ना है। बगैर पढ़े तो आप एग्जाम मेडिकल में नहीं जा सकते, तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है इसके ऊपर। बराए मेहरबानी में आप सारी बातों की एक बात पढ़ने की तरफ आ जाए, ठीक है, पढ़ने की तरफ आ जाए। और पढ़ने के लिए इतने दिनों में आपको अंदाजा हो गया होगा कि माहौल चाहिए, ठीक है। जो आप घर से उठ के यहाँ पे आते हैं, ये बिना मकसद नहीं है, ये साइलेंस आपको वहां पे नहीं मिलती जो आपका जहन बनता है पढ़ने के लिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलें, चैप्टर 3 के बारे में आपसे बात हो गई है। पीछे किसी भी जगह पर आपको अगर कुछ मसले मसाइल हैं आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया कि ये अभी तक जो आपका हुआ है ना, ये मिड टर्म से थोड़ा ज्यादा सिलेबस हुआ है चैप्टर 3 जो हुआ है, लेकिन आप वाली बात है, मिड टर्म अपने स्लॉट में 10 दिसंबर को होते हैं, 18 जनवरी चल रहे हैं, ठीक है। मतलब बताना ही चाह रहा हूँ आप पीछे नहीं। और कोई बेटा अगर इस लिहाज से काउंट कर रहा हो कि मैं चैप्टर्स की तादाद गिन रहा हूं, तो वो बताए क्या सोच रहा होगा, कहेगा अभी 9 बाकी है, 10 बाकी है, फिर 11 12 13 बाकी है, फिर 4 बाकी है और 5 बाकी है। आपके 3 चैप्टर 11 12 और 13 2 हफ्ते से ज्यादा के नहीं थे। 3 चैप्टर्स 2 हफ्ते में खत्म हो जाते, लेकिन जिस वक्त लर्निंग बहुत ज्यादा होती है वो लर्निंग वाले चैप्टर्स आपको पहले कराए जाते, ठीक है। जो याद करने वाले चैप्टर्स हैं वो आपको पहले कराए जाते हैं ताकि आप जो है वो उसको सही से याद कर लें, वो चीज फिर एन वक्त पे याद नहीं होती। चैप्टर 5 इतना छोटा है, एक हफ्ते से ज्यादा का चैप्टर नहीं है, ठीक है। एवोल्यूशन इतना छोटा चैप्टर है कि एक हफ्ते से ज्यादा का चैप्टर नहीं, ठीक है। तो कभी चैप्टर की नंबरिंग देखकर आप फैसला नहीं करिएगा कि ये आपका कोर्स कितना रहेगा। 5 की बात, ठीक है। और ये किसी के ध्यान में आए कि वो कोर्स शॉर्ट कर देंगे, लेकिन कोर्स शॉर्ट कर भी दें, आप मुझे बताएं एंट्रेंस का कोर्स शॉर्ट कैसे करें, तरीका बता दें। बता रहा था ये कर सकते हैं, आपके पेपर में चॉइसेस ज्यादा दे दें इंटर बोर्ड के लिए, ठीक है, चॉइसेस ज्यादा दे देंगे आप। वरना आपके पेपर में एंट्री टेस्ट के बारे में आपको कैसे कोर्स शॉर्ट करें, वो पेपर नहीं बना पाएंगे, ठीक है, मुमकिन नहीं। अगर पेपर उन्होंने आसान बना दिया, सबके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे होंगे, सबके एक जैसे मार्क्स आए होंगे, फिर उनको सिलेक्ट करना मुश्किल होगा भी, मेडिकल में एडमिशन किसको दें। एक एक परसेंटेज पे, एक नंबर पे 250-250 लोग मौजूद होंगे तो कहेंगे तो हमारे खुद फंस गया पेपर, पेपर लेने का कोई फायदा नहीं हो, ठीक है। क्रिकेट में रन बराबर हो जाए या उसमें गोल बराबर हो जाए हो जाता है ना मामला, लेकिन सारी बातों की एक बात, कोई वे आउट नहीं। तो दोबारा कह रहा हूं, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मिड टर्म का क्या इरादा है। अगला टेस्ट है, चाहे वो पेपर मान लें, ठीक है, मुझे नहीं पता वो यहाँ 5 बच्चे बैठ के टेस्ट दे रहे हो, आपका अगला टेस्ट 6 7 8, ठीक है, और 1 2 चैप्टर का, ठीक है, चैप्टर नंबर चैप्टर 6 7 8 और 1 2 5 चैप्टर है। आज जो टेस्ट है वो तो अपनी जगह पर है, ठीक है, उसमें आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो उसमें नहीं डालूंगा, लेकिन आपके ये 5 चैप्टर मैं आपको पहले बता चुका था, जॉन के अंदर जब भी टेस्ट होगा तो आपके दिया, ठीक है। इसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बात करने जा रहा हूँ। जो मेरी सीक्वेंस है कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा जहनी तौर पर नंबर ऑफ चैप्टर्स की तरफ से रिलैक्स हो जाए, तो आपको चैप्टर 11 12 13 की तरफ लेके जा रहा हूँ। पहले ये चैप्टर 11 12 13 एक ही चैप्टर था, उन्होंने बस क्या किया, नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ाने के लिए उसके टुकड़े कर, ठीक है, तो चैप्टर 11 12 13 की तरफ बढ़। कोई सवाल किसी के ध्यान में है तो बेटा आप कर सकते हैं।
और मैं वैसे अगर अपने स्टूडेंट से सवालात करता था ऑनलाइन क्लास में, तो मैं बहुत सारी चीजें ये जज कर रहा होता था कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, जो मैंने लिखा है अगर वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि जो पेंसिल हम यूज कर रहे होते थे वो इतनी ज्यादा स्मूथ सरफेस पे वर्क कर रही होती थी कि हमारी राइटिंग खराब हो जाती थी, ठीक है। हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस के साथ लिखने की आदत होती है, उसमें थोड़ी सी फ्रिक्शन है, लेकिन उसमें फ्रिक्शन नहीं होती, राइटिंग खराब हो जाती है, ठीक है। चलें, किसी के ध्यान में बेटा कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और किसी किस्म का बेटा कोई भी आप डाउट नहीं रखिएगा। मैं आपको एक छोटी सी बताऊं, अभी लास्ट ईयर जिन्होंने बहुत जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट जनरेट किया, आप मुझे बताएं, पहले पूरी दुनिया कोरोना के मसले मसाइल में हमारे लोगों के लिए मसले किस तरह से बढ़ाते हैं। उन्होंने लास्ट ईयर जो है वो एन वक्त पे फेडरल बोर्ड जो है उससे भी एसोसिएट कर दिया कि एंट्री टेस्ट में वहां से भी आपके पास सिलेबस आ सकता है। ये उन्होंने लास्ट ईयर किया। आप सोचें जरा, हमारे अपने बच्चे हैं, उनसे सिंध बोर्ड की किताब संभल रही होती, वो फेडरल बोर्ड भी डाल देंगे। मैं आपको एक बताऊं, जब मैं एंट्रेंस का पेपर बनाता हूँ ना, तो मैं इस चीज का ख्याल रख के बनाता हूँ कि ऐसा ना हो कि मेरा पेपर इतना मुश्किल हो कि बच्चे फेल हो जाएं और भाग जाएं। अपनी सिंटेक बुक बोर्ड के लिहाज से तो आप बताएं, फेडरल का डाल के आपने चैप्टर के अंदर बॉम्बे फिनोटाइप पढ़ी क्या? आपके कोर्स में नहीं है। अब मुझे बताएं, फेडरल में है, बहुत सारी चीजें फेडरल में है, बहुत सारी चीजें सिंध बोर्ड में है। तो आप मुझे आप यूँ समझ लें कि चैप्टर 11, 12 और 13 कंबाइन फॉर्म में चलेंगे एक साथ। चैप्टर की अहमियत भी बता दूं, ये जो चैप्टर है, ठीक है, बगैर जवाब आज तक नहीं बताया।
The interaction between a community and its non-living environment called इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर देखें दो चीजें हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक है आपके पास एबायोटिक कंपोनेंट। इसका एक कंपोनेंट है बायोटिक कंपोनेंट और एक है एबायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम कोई इतना छोटा भी हो सकता है कि जैसे कि आपकी स्किन के ऊपर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है, ये छोटा सा एक इकोसिस्टम बना रहा है। कैसे छोटा सा इकोसिस्टम बना रहा है? बैक्टीरिया जो हमारी स्किन पे रहते हैं, तो देखिए बाहर का टेम्परेचर, बाहर लाइट है कि नहीं, बाहर जगह ड्राई है, तो ये इसके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हो। और लिविंग कंपोनेंट क्या है? अगर हम बैक्टीरिया के हवाले से देख रहे हैं तो उसके लिए इंसान, ठीक है, उसके सराउंडिंग में जो इंसान मौजूद है या और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, वो उसके बायोटिक कंपोनेंट्स के तो छोटे से छोटा इकोसिस्टम इतना सिस्टम ये भी हो सकता है कि दरख्त पे किसी दरख्त पे किसी परिंदे का घोंसला बना हुआ है, तो उस परिंदे के लिए बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों मौजूद। बारिश हो रही है, टेम्परेचर है, लाइट है, और इस परिंदे के लिए लिविंग कंपोनेंट कौन से? इस परिंदे के लिए लिविंग कंपोनेंट में आपके पास दरख्त आ गए, ठीक है, इस परिंदे के लिए लिविंग कंपोनेंट में आपके पास दरख्त आ गए, ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा इकोसिस्टम है। और इकोसिस्टम इतना बड़ा भी हो सकता है कि पूरा एक जंगल, और इतना बड़ा भी हो सकता है कि पूरी दुनिया को आप एक इकोसिस्टम कंसीडर करें। तो आप पढ़ने क्या जा रहे हैं? आप पढ़ने जा रहे हैं इकोसिस्टम। हम बारी बारी आपसे बात करेंगे। एबायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कहलाते हैं, जिसके बारे में आपसे डिटेल में बात करने जा रहा हूं, ठीक है, जिसके बारे में आपसे डिटेल में बात करने जा रहा हूं। एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स हैं, उसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। यहाँ पे आपने तीन तरह से चीजें देखनी है। एक है आपके पास क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एक है आपके पास टोपोग्राफिक फैक्टर्स, और तीसरी टाइप है आपके पास एडाफिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टोपोग्राफिक फैक्टर्स एंड एडाफिक फैक्टर्स, तो तीन तरह के आपके पास एबायोटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में बेटा हम बात करेंगे आपसे, फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे रेनफॉल की। अब मैं आपको रेनफॉल की बात बताऊं, किसी सहरा में रेनफॉल 25 सेंटीमीटर पर ईयर से कम होती है। किसी ग्रास लैंड में रेनफॉल 50 सेंटीमीटर पर ईयर से थोड़ी ज्यादा होती है। किसी जंगल में रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर पर ईयर के दरमियान होती है। तो आप देखिए, जंगल, ग्रासलैंड और डेजर्ट, बारिश कम ज्यादा होने की वजह से वो जगह जंगल है, वो जगह ग्रासलैंड है, वो जगह डेजर्ट है। तो
कोई ए बायोटिक फैक्टर, बायोटिक यानी कि प्लांट्स पे अपना असर दिखा रहा है, हम उसको ए बायोटिक फैक्टर कंसीडर करते हैं। ठीक है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आपके पास रेनफॉल है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आपके पास लाइट है। दुनिया में ऐसी जगह मौजूद है जहां पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो अर्थ के पोलर रीजन है वहां पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात। ठीक है। तो आप ये देखेंगे 6 महीने दिन 6 महीने रात है और वहां पे वो रीजन टंड्रा के रीजन कहलाते हैं, वहां पे बड़े बड़े दरख्त होते ही नहीं। तो लाइट का इफेक्ट आपके पास उस जगह की पौधों की ग्रोथ पे, ये दरअसल आपके पास ए बायोटिक फैक्टर में शामिल। लाइट के अलावा विंड, तेज हवाएं चलती हैं, टंड्रा वगैरह में तेज हवाएं चलती है 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। टंड्रा वगैरह में तेज हवाएं चलती 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पौधों के ऊपर असरअंदाज होती। आग जो है, आग के बारे में सैकड़ों फायर फाइटर्स प्लेन्स उसको बुझाने में लगते हैं और बुझा नहीं पाते। ठीक है। सैकड़ों एकड़ पे जंगल जो वो मुसलसल आग से जलते रहते हैं। ठीक है। और जो मेन कॉज है आग का वो लाइटनिंग है, यानी कि बिजली गिर जाती है, जंगलों में आग लग जाती। एक आग लगने से पौधे की जिंदगी खत्म हो गई। ठीक है। पौधे की जिंदगी खत्म हो गई आग लगने से। आप इसको क्या नाम दे रहे हैं? आप इसको नाम दे रहे हैं कि हाँ भाई ये बायोटिक फैक्टर है। ठीक है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हम रेनफॉल, लाइट, विंड, फायर और हम टेम्परेचर की बात करेंगे। ठीक है। हम टेम्परेचर की बात करें, किसी जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी है, किसी जगह पे आपके पास सर्दी है। सर्द इलाकों में पाइनस के दरख्त उगते हैं, पाइनस के दरख्त जो है वो गर्म इलाकों में नहीं उग सकते। तो किसी भी नॉन लिविंग कंपोनेंट का लिविंग पे असर होगा तो हम उसको एबायोटिक फैक्टर्स में शामिल करते हैं। दूसरा जो आपके पास फैक्टर है वो आपके पास है टोपोग्राफिक फैक्टर। टोपोग्राफिक फैक्टर, दुनिया में कुछ जगह ऊंचाई है, कुछ जगह प्लेन है। ऊंचाई को हम कह रहे हैं एल्टीट्यूड और प्लेनर रीजन्स को हम नाम दे रहे हैं लैटिट्यूड। एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। टोपोग्राफिक फैक्टर्स कहते हैं फैक्टर्स pertaining to surface texture of soil. Surface फॉरेस्ट है। ठीक है। वो आपको दोनों जगह पे यकसा मिलेंगे। जब पाइनस की तरफ ज्यादातर ऊंचाई पे आप हो गया हाइट पे टेम्परेचर कम हो जाता है। एडाप्टिव फैक्टर्स